हाँ जी, गुड इवनिंग। आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकल केस लेके चलेंगे जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कि कोई भी मैकबुक जिसकी मान के चलिए एमआरपी निकल के आती है 93,000 रुपीज़ की, वो आपके हाथ में 37,000 रुपीज़ इतना कम कैसे कॉस्ट कर सकता है, वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। एंड ये करने के लिए, इतना ज़्यादा कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने के लिए जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, दोनों के कौन से वाले प्रोविजन है जो आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं और इन्हीं प्रोविजन को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करा जाता है, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोनों चीज़ों को सुनिएगा। एंड ये जो हमारी डिस्कशन होने वाली है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैकबुक कि मैकबुक खरीदेंगे तभी जाके ये वाला फ़ायदा होने वाला है। नहीं, कोई भी लैपटॉप खरीदिए, फ़ोन खरीदिए, कोई भी डिवाइस खरीदिए, कोई भी एसेट खरीदिए, तब आपकी ये वाली इंटरप्रिटेशन लग पाएगी जो कि ये वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैकबुक को एग्जाम्पल की तरह दिमाग में मत बिठाइएगा, वो तो बस एक एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, कंसल्टेंसी देने के टाइम पे ना मुझे दो दिक्कतें नज़र आती है। पहली, लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो या तो हमें जीएसटी वाला आईटीसी मिलेगा या फिर हमें डेप्रिसिएशन मिलेगी, दोनों साथ में नहीं मिल सकते। मिसकंसेप्शन है, दोनों आपको साथ में मिल सकती है। और मिसकंसेप्शन क्यों निकल के आती है? गलत इंटरप्रिटेशन अगर आप करते हैं सेक्शन नंबर 16(3) की सीजीएसटी एक्ट 2017 के, तो ये वाली मिसकंसेप्शन निकल के आ जाती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू भी ये वाली चीज़ें दिखा दूंगा कि दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, और आपको प्रोविजन भी रीड करके दिखा दूंगा कि यहाँ पे कहीं पे भी मना नहीं करा गया कि दोनों चीज़ आपको साथ में नहीं मिल पाएगी। दूसरी एक और चीज़ निकल के आती है, लोगों को प्रैक्टिकली जब भी कोई भी एसेट खरीदनी होती है तो खरीदने के टाइम पे इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या करना है, जीएसटी एक्ट में क्या क्या करना है, बेचने के टाइम पे दोनों ही एक्ट के अंदर क्या क्या करना है, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करने हैं, डिप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करनी है, जीएसटी पेबल कैसे कंप्यूट करना है, ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी निकल के आती है। तो उस पर भी क्लैरिटी यही वाली वीडियो के अंदर ले लेंगे, दोनों चीज़ें आपकी आंसर हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक क्लास के अंदर एग्जांपल बना रखा है जो कि डेप्रिसिएशन पढ़ने के टाइम पे हम देखते हैं, वही एग्जांपल को देखेंगे, मैकबुक वाले एग्जांपल को, एंड चीज़ें आपको एम्पली क्लियर हो जाएंगी। देखना चालू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपका एग्जांपल चालू हो रहा है जहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक मैकबुक ले रखा है जो कि 92,900 इतना कॉस्ट करता है, इतने की इसकी एमआरपी निकल के आती है। अब एमआरपी इतनी अगर निकल के आती है तो जीएसटी वाला पोर्शन ये वाली एमआरपी में कितना होगा? बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसको डिवाइड करिए 118% से, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी इंक्लूडेड है, और मल्टीप्लाई करिए 18% से, फिगर निकल के आ जाएगी 14,171 की। इतना जीएसटी इंक्लूडेड होगा ये वाली वैल्यू के अंदर, एंड रिमेनिंग कॉस्ट आपने कितनी पे करी होगी? इतनी पे करी होगी। तो अगर मैं ये वाली एसेट खरीद के लेके आया हूँ, खरीदते ही मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी महीने के अंदर मैंने ये वाली एसेट खरीदी होगी, प्रोवाइडेड मैं अपने बिजनेस के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे जीएसटी वाले पोर्शन का आईटीसी ले लूंगा विदाउट थिंकिंग अबाउट इट ट्वाइस। मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, पूरे अमाउंट का आईटीसी लीजिए। कैसे? आप अपनी जीएसटी या 3B फाइल कर रहे हैं, 3B फाइल करने के टाइम पे आपको अपनी 2B के अंदर ये दिख गया होगा कि इतना आईटीसी आपके नाम पे मैप कर दिया गया है आपके जीएसटी नंबर पे। तो 3B के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट डालिए एंड इतना आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज कर भी लीजिए। तो आपने पे तो इतना करा होगा, लेकिन इफेक्टिवली कॉस्ट आपके हाथ में इतने की निकल के आ रही है, बिकॉज ये तो आपको रिकवर हो गया ना। लैपटॉप खरीदने के टाइम पे करा और उसके बाद जीएसटी पेबल जो भी आपका वैसे निकल के आ रहा था उसमें से माइनस कर दिया, तो इफेक्टिवली आपके हाथ में कॉस्ट इतने की नहीं इतने की निकल के आई है। अब ये तो बच गया, इसका क्या करना है? ये वाले पोर्शन को कॉस्ट मान के इस पर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करनी चालू करनी है। अभी इसके बारे में मत सोचिएगा, दोनों में से एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो ये या फिर डेप्रिसिएशन। वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा प्रोविजन रीड करवा के, दोनों आपको मिल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन निकल के आता है उस पर धीरे धीरे करके आप डेप्रिसिएशन लेनी चालू करेंगे। अब अगर आप लैपटॉप की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग निकल के आते हैं। लैपटॉप की, कंप्यूटर्स की, इन सब की बात करते हैं तो इन पे 40% का डेप्रिसिएशन का रेट निकल के आता है WDV बेसिस पे, रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। सो बेसिकली व्हाट यू गोना डू इज, ये आप ब्लॉक के अंदर ऐड करेंगे, इसका 40% पहले साल के अंदर लेंगे, रिड्यूस करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आती है रिड्यूस्ड वैल्यू का 40% अगले साल लेंगे, फिर ऐसे ही कर करके 40% हर साल आप डेप्रिसिएशन लेते रहेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए मैंने आपको बताया है कि 3.5 साल ये वाली एसेट आपने ओन करी है, खरीदी थी, 3.5 साल के अंदर आप बेच देते हैं 30,000 रुपीज़ में। तो अगर आपने 3.5 साल ओन करी है तो डेप्रिसिएशन आपको पता होगी साल के एंड पे ही आपको मिलती है, बीच बीच में नहीं मिलती, प्रोराटा बेसिस पे नहीं मिलती। तो डेप्रिसिएशन आपको 3 सालों के लिए यहाँ पे मिली होगी। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन अगर आप 40% के रेट पे कंप्यूट करते हैं जो कि WDV बेसिस पे निकाली गई है, तो कितनी निकल के आती है यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। कंप्यूटेशन का तरीका क्या निकल के आता है वो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था। तो इतने अमाउंट पे इतनी डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर ली होगी 3 सालों में मिला के। इतने अमाउंट का आईटीसी ले लिया है, इतने अमाउंट की डेप्रिसिएशन तीनों सालों में मिला के क्लेम कर ली है। अब 3 साल खत्म होने के बाद, इनफैक्ट 3.5 साल खत्म होने के बाद होने क्या वाला है, मैंने आपको बताया ये वाली एसेट जो कि आपने इतने की खरीदी थी ये आप 30,000 रुपये में बेच पाते हैं। बेचने के टाइम पे क्या होगा? सबसे पहले आपका जीएसटी लॉ वो ट्रिगर होने वाला है। यहाँ पे बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं, जीएसटी पे ही नहीं करते। अगर आपने 30,000 रिसीव करे हैं और आपने किसी भी छुपाने वाले तरीके से रिसीव नहीं करे, कैश में रिसीव नहीं करे, आप सरकार को दिखाना चाहते हैं, प्रॉपर कंप्लायंस करना चाहते हैं लॉ की, तो लॉ क्या प्रोवाइड करता है? आपको सेक्शन नंबर 18(6) पढ़ाया था मैंने सीजीएसटी एक्ट का, एंड रूल नंबर 40 एंड 44 ये पढ़ाए थे।
तीनों मिला के क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बेचने के टाइम पे आपको दो चीज़ें कंप्यूट करनी होगी। पहला तो आपको ये अमाउंट कंप्यूट करना होगा जो कि निकल के आता है जीएसटी आईटीसी वाला जो आपने अवेल करा था, बट एसेट की जो भी हमने लाइफ प्रिज्यूम करी थी 5 साल की, जो पूरे के पूरे जीएसटी एक्ट में प्रिज्यूम करी जाती है, पूरे टाइम अगर आपने एसेट को यूटिलाइज नहीं करा तो कितना आईटीसी वाला पोर्शन निकल के आता है जो कि अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। मैंने बताया कि सरकार ने माना था जीएसटी आईटीसी पूरा का पूरा आपको 5 साल में दिया जाना चाहिए था। मैंने कितने साल में बेच दी एसेट? मैंने 3.5 साल में बेच दी है। तो क्या ये बोला जा सकता है 1.5 साल के लिए अभी तक ये अनयूटिलाइज्ड है ये वाली एसेट? बिल्कुल। तो 1.5 साल को पर्टेन करने वाला आईटीसी कितना निकल के आता है, पहले मुझे ये कंप्यूट करना होगा जो कि यहाँ पे करा गया है। 14,171 5 सालों के लिए है, तो 1.5 सालों के लिए कितना निकल के आएगा, ये वाली यहाँ की जो इक्वेशन निकल के आती है उससे वाला आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करिएगा विद जितना भी अमाउंट आपने रिसीव करा है, अगर इसको ही मान के चला जाए कि इस पर जीएसटी निकल के आता है, इसी के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो वो कितना निकल के आता है। अब ये कैसे करा जाएगा? मुझे पता है ये वाली एसेट पे मार्केट के अंदर आज के टाइम पे 18% का रेट लगता है, खरीदने के टाइम पे भी वही था, बेचने के टाइम पे भी वही है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ ये वाले अमाउंट के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो फिगर कितने की निकल के आएगी? रिवर्स कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। इसको मान के चलिए 118% है, तो 18% कितना निकल के आता है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब ये दोनों फिगर्स जो भी आपकी निकल के आती हैं, दोनों को आपको कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करने के बाद जो भी हायर फिगर निकल के आती है वो ही आपको पकड़नी होगी, ये आपको पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मैं जो भी बाहर निकल के आता है उसे 30,000 रुपीज़ रिसीव तो करने वाला हूँ, लेकिन पूरे के पूरे अपनी जेब में नहीं डाल पाऊंगा। 30,000 में से 4, 5, 6, 7 मुझे सरकार को देने होंगे जीएसटी के नाम पे। कहाँ पे बोला गया है, दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, सेक्शन नंबर 18(6) के अंदर, रेड विद रूल नंबर 40 एंड 44 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ये वाली चीज़ को याद रखिएगा। तो जीएसटी का आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स का अभी भी बचा है। देखिए उसके लिए क्या करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट में क्या होने वाला है, मान के चलिए ब्लॉक के अंदर अकेली वही वाली एसेट थी, लैपटॉप ही आपने डाला हुआ था और कोई भी एसेट नहीं निकल के आ रही। तो लैपटॉप पे आपने ब्लॉक के अंदर कितना पैसा डाला था, 78,729 ये डाला था। इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करनी आपने चालू करी थी, और 3 सालों में आपने इतना क्लेम भी कर लिया है। तो 3 सालों में ये वाले अमाउंट पे ये क्लेम करने के बाद कितना अभी भी बच जाएगा ब्लॉक के अंदर? अभी आपकी फिगर बची होगी इतनी, जो कि रफली 17-18 हज़ार रुपये की निकल के आएगी। वो आपने यहाँ पे लिख दी, ये मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू निकल के आ रही है ब्लॉक की। एंड यही वाली एसेट बेचने के लिए मुझे कितना पैसा रिसीव हो गया है मेरी जेब में? 30,000 लग रहा है रिसीव हो गया, लेकिन पूरा मेरा नहीं है। इसमें से 4, 5, 6, 7 तो मैं सरकार को देने वाला हूँ ना जीएसटी के नाम पे। तो 30,000 माइनस 4, 5, 6, 7 इतना पैसा मुझे रिसीव हो चुका है। इतना पैसा मुझे मिला है कोई ऐसी एसेट के लिए जिसकी WDV कितने की निकल के आ रही थी, इतनी निकल के आ रही थी। तो मेरे हाथ में कैपिटल गेन कितने का निकल के आ जाएगा? 8427 का निकल के आ जाएगा। और इसकी नेचर क्या होने वाली है, शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, हमेशा ही शॉर्ट टर्म होने वाला है, क्योंकि जो भी डेप्रिशिएबल एसेट्स निकल के आती हैं उनसे हमेशा ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। अब समराइज करने की बारी आई है। क्या करना है, 92,900 की ये वाली जो भी मैंने एसेट खरीदी है, जो मैंने आपको बोला था रफली आपको 37,000 कॉस्ट करने वाली है। कैसे कॉस्ट कर रही है 37,000, वो वाली चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समरी बना के दिखा रखी है। नेट कॉस्ट कितनी निकल के आएगी विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो 3 साल में स्प्रेड करके आपको मिली है, एक एक करके, धीरे धीरे करके। तो अगर आप चाहें तो टीवीएम निकाली जा सकती है, लेकिन टीवीएम निकालने के लिए आपको IRR पता होना चाहिए, जो कि हर इंसान का अलग निकल के आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम टीवीएम नहीं कंसिडर करने वाले, हम वैसे ही देखने वाले हैं कि तीनों सालों में मिला के जो भी आपको बेनिफिट मिलता है, जो भी आपको पे करना पड़ा है, सब कुछ कंसिडर करके नेट कॉस्ट आपके हाथ में कितनी की निकल के आती है। देखिए मैंने ये वाली एसेट खरीदने के टाइम पे कितना पे करा था, 92,900 ये पे करा था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरी कॉस्ट की तरफ निकल के आता है। बट कॉस्ट में ना सबसे पहले एक चीज़ मैंने माइनस कर दी, 14,171। ये क्या है, खरीदते ही इतने वाले अमाउंट का मैंने IT से ले लिया था। यानी कि नॉर्मली मेरा जो भी GST पेबल निकल के आ रहा था, मान के चलिए 2 लाख का निकल के आ रहा था वो वाले महीने में, अब मैंने सरकार को 2 लाख नहीं पे करे होंगे, 2 लाख माइनस 14,171 पे करा होगा। तो ये एक्चुअली मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बना है। तो 92,900 माइनस 14,171, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताई थी कि आपकी ये जो कॉस्ट निकल के आ रही थी 78,729, इसमें धीरे धीरे करके 3 सालों में आपने इतने की डेप्रिसिएशन ली होगी। तो डेप्रिसिएशन जितनी की भी आपने ली होगी उस पर आपने टैक्सेस बचाए होंगे। कैसे बचाया होगा, आपकी जो भी इनकम निकल के आ रही थी, जिस भी रेट पे टैक्स हो रही थी, वही रेट पे आप अगर इतना अमाउंट एक्सपेंस की तरह क्लेम करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और वो वाले पोर्शन पे 61,723 पे, जिस पे आपको वैसे मान के चलिए 30% के रेट पे टैक्स पे करना पड़ रहा था, अब नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये पैसा आपका बच जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम पे। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन की वजह से इतने की सेविंग्स हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपके ऊपर 30% ये वाला रेट अप्लाई हो चुका हो, जो कि बहुत आसान निकल के आता है। 10 लाख से ज़्यादा की इनकम पे ही ये वाला अप्लाई हो जाता है इन द केस ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो ये हो गई तीसरी चीज़। अब बेचने के टाइम पे बात करिए। बेचने के टाइम पे मैंने क्या करा है, मैंने यही वाली एसेट को 30,000 में बेचा है, तो ये भी मेरी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। खरीदने के टाइम पे जो पे करा था वो यहाँ पे लिख दिया, जो भी बेचने के टाइम पे मिला है वो मैंने रिड्यूस कर दिया, 30,000 को रिड्यूस कर दिया। लेकिन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा मेरी जेब में आने भी नहीं वाला।
कुछ ना कुछ मुझे सरकार को इसमें से पे करना पड़ रहा है जीएसटी के नाम पे, तो वो मैंने दोबारा कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया, 30K माइनस करा, 4567 को ऐड कर दिया। एंड फाइनली मेरे हाथ में यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया था ना बेचने के टाइम पे इनकम टैक्स एक्ट में, इस पे भी मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा सरकार को? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर आप बात करेंगे जो कि लैपटॉप के ऊपर निकल के आता है, उस पर 111 तो लगेगा नहीं, ये वाला रेट तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या लगने वाला है? ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एज एन एसएससी जो भी रेट एप्लीकेबल होता है वो ही लग जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे हमने 30% रिज्यूम कर रखा है तो यहाँ पे भी 30 ही मान के चलते हैं। तो 8427 का जो भी कैपिटल गेन निकल के आ रहा था वो अगर ये वाले रेट पे आप पे टैक्स होता है तो इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो कि अगेन मेरी कॉस्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। पूरी इक्वेशन को अगर आप एडअप करते हैं प्लस माइनस वगैरह वगैरह सब कुछ करके, तो फिगर क्या निकल के आती है? 37307। एंड दिस इज द नेट कॉस्ट जो कि मेरे हाथ में निकल के आई है ये वाली एसेट की। मज़े की बात, ये फर्दर रिड्यूस हो सकती है। कैसे? अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई भी एसएससी निकल के आता है जिसके ऊपर 30% का रेट नहीं लगता, 40% का लगता है, तो रिडक्शन करने के टाइम पे वो 30 की जगह 40% यहाँ पे लेके चलेगा, कॉस्ट और ज़्यादा कम निकल के आ जाएगी। और वैसे ही मान के चलिए खरीदने के टाइम पे आपको कोई ना कोई कैशबैक मिल जाता है किसी ना किसी बैंक से। एग्जाम्पल के तौर पे खरीदने के टाइम पे 6000 रुपये आपको ऑफ कर दिए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? HDFC ने अपने कार्ड पे बोल दिया है कि इससे परचेजेस करेंगे तो कैशबैक मिल जाएगा। ये भी इवेंचुअली आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी। कैशबैक की टैक्सेशन क्या होती है वो किसी और वीडियो के अंदर देख लेंगे, नहीं तो एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी आपके लिए कंज्यूम करने के लिए। तो अभी तो मैंने कैशबैक वाली चीज़ कंसिडर नहीं करी है, वो भी आपकी कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकती है। अभी के लिए जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो मैंने आपको बता दी। अब पूरी वीडियो के अंदर आपका जो कंक्लूजन निकल के आना चाहिए कि खरीदने के टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए, कितने पोर्शन का आप आईटी से ले सकते हैं, कितने पोर्शन पे डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। बेचने के टाइम पे क्या क्या करना होता है, जीएसटी पे करना होता है, कैपिटल गेन या फिर लॉसेस निकल के आ सकते हैं, एंड नेट कॉस्ट आपके हाथ में जो भी कंप्यूट करी जाती है कैसे करी जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब यहाँ पे आखिरी बस एक ही चीज़ रह गई है जो कि मुझे आपको प्रूव करनी है। कौन सी वाली चीज़? मुझे आपको ये प्रूव करना है कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि या तो आपको आईटीसी अवेल करने को मिलेगा या फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। दोनों की दोनों चीज़ें साथ में नहीं करी जा सकती। अगर ऐसा हो गया, अगर दोनों में से एक ही चीज़ मिलने वाली है, तो हमने जो भी एनालिसिस करा है पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। एनालिसिस बेकार नहीं है, इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब एनालिसिस को सही करने के लिए हमें जीएसटी वाले मटेरियल में वापस आना पड़ेगा। एंड सेक्शन नंबर 16(3) के अंदर क्या प्रोवाइड करा गया है, ध्यान से रीड करिएगा। इफ द पर्सन जो भी ले रहा है आईटीसी ऑन एनी कैपिटल गुड एंड प्लांट एंड मशीनरी, उसने क्या करा है? उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है। किस पे? ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सेड आइटम। देन आईटी से जो भी निकल के आता है वही वाले टैक्स कंपोनेंट पे वो अलाउ नहीं करा जाएगा। कहाँ पे बोला जाता है? सेक्शन नंबर 16(3) के अंदर। ये पढ़ के लोगों को लगता है कि या तो डेप्रिसिएशन मिलेगी या फिर हम आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया है, अंडरलाइन करके मैंने आपको बता रखा है। अगर टैक्स कंपोनेंट जो भी निकल के आता है वो वाले पोर्शन पे आपने डेप्रिसिएशन ले ली है तो आईटीसी आपको डिनाई करा जा रहा है। यानी कि अगर मैंने कोई भी एसेट खरीदी है जो कि 1,18,000 की निकल के आती है, जहाँ पे जीएसटी वाला पोर्शन 18,000 का निकल के आता है, तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है सेक्शन नंबर 16(3) इज नॉट टॉकिंग अबाउट 1 लाख रुपीज, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट 18,000। एंड वो क्या कह रहा है? अगर ये वाले पोर्शन पे आपने डेप्रिसिएशन ले ली है तो आईटीसी नहीं दिया जाएगा। अगर आईटीसी ले ली है तो इनकम टैक्स एक्ट में कॉरस्पॉन्डिंगली बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन नहीं दी जाएगी। इसके बारे में कोई बात नहीं करी जा रही, तो इस पर तो डेप्रिसिएशन आपको हमेशा मिल जाएगी। अकेले इसके लिए बोला जा रहा है कि दोनों में से एक बेनिफिट लीजिएगा। दोनों लेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा, जो कि सरकार नहीं देने वाली, और लॉजिकल भी निकल के आता है। तो ये हो गई आपकी एक्ट से इंटरप्रिटेशन। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे करनी होती है वो भी मैंने आपको बता दी है। आई होप ये वाली वीडियो के अंदर आपके पहले जो भी डाउट्स निकल के आ रहे थे वो क्लैरिफाई हो गए हों एंड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो। चलिए अगली वीडियो में कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।